बांसवाड़ा की वंदन भूमिगढ़ संविधान बचाओ रैली एवं जातीय जनगणना के आधार पर प्रक्रियाओं के इस आगामी के शुभ अवसर पर हमारे बीच में विराज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। प्रणपते माननीय पूर्व हमारे मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय बांसवाड़ा, माननीय अर्जुन जी बामनिया साहब, यहाँ उपस्थित हमारे बीच में विराज रहे प्रणपते माननीय जिला के अध्यक्ष महोदय, माननीय पंड्या साहब, अब्दुल जी गफ्फार साहब, हमारे कार्यकारी जिला अध्यक्ष जी, डॉक्टर विकास जी बामनिया साहब, जिला प्रमुख जी कृष्णपाल सिंह जी सिसोदिया साहब, योगपाल सिंह जी, केसर जी निनोमा साहब, समस्त ब्लॉक अध्यक्षगण, समस्त मंडल कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी साथियों, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी अध्यक्षगण, हमारे बीच में विराज रहे जो वात्सल्य प्रतिमूर्ति के रूप में विराज रहे माता बहनों, सेवादल महिला कांग्रेस के यूथ के एनएसए के और इंटेक के अध्यक्ष, तमाम हमारे सभी जमात कांग्रेस के साथीगण, मीडिया से आए सभी साथियों, आज बड़ी रचनात्मक रूप में परिचर्चा को लेकर के आप लोग अभी यहाँ एकत्रित हुए। हम समझ सकते हैं कि देश में जिस तरह से आमूल परिवर्तन हो रहे हैं और इस आमूल परिवर्तन को देख करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तमाम प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और जिले से ब्लॉक स्तर पर संविधान बचाओ रैली के रूप में आह्वान करने का जो जज्बा लेकर के काम कर रहे हैं। यही नहीं, माननीय हमारे एआईसीसी के अध्यक्ष जी माननीय खड़गे साहब एवं आप जान रहे हैं कि राहुल गांधी ने दृढ़ता के साथ में विभिन्न प्रोग्राम को अंजाम दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इस आह्वान के साथ में जुड़ करके आज आप और हम जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का अंजाम दे रहे हैं। मैं निवेदन आपको इस रूप में करना चाहूंगा कि विगत का समय आप और हमने सबने देखा, जब जब भी सरकार को लेकर के कोई बात निकल जाती है, सरकार को लेकर के कोई टिप्पणी हो जाती है, सरकार की कमी को उजागर करने की बात को लेकर के बात की जाती है, ये गुनाह नहीं। गुनाह इसलिए नहीं है जब व्यक्ति उनकी कमी खामी को जब उजागर करने की बात करता है तो सरकार निश्चित रूप से उनका अनुकरण करे और सही रास्ते पर चल करके काम कर सके। इसीलिए प्रतिपक्ष का धर्म बनता है उस रूप में आह्वान करने का काम राहुल गांधी ने जिस रूप में किया। कोई व्यक्ति जब सरकार के खिलाफ बोलता है तो आप जानते सीआईडी सीबी को आगे कर देती, छापेमारी का काम कर देती। कई 22 डर के वजह से कांग्रेस छोड़ने में आतुर हो जाते हैं। जब सीआईडी सीबी के संगोल में आ जाता है तो उनकी तरफ जाने वाला कांग्रेस भी या अन्य पार्टी का साथी भी गंगा में नहा करके पवित्र हो जाता है। आप अंदाज कर दो, जब उनके पास में जाए तो पवित्र हो जाए, क्योंकि गंगा जल छिड़क दिया और उनको जो अपने ने विलय कर दिया। आज आप उनको कहते हुए दुख है इस बात का कि पूरे देश में अराजकता फैली हुई। देश में समानता का अधिकार की बात को लेकर के जब बात करते हैं, आप समझ सकते हैं कि जातियों को आगे करके उस रूप में धार्मिक प्रबलता को फैला करके समानता के उस कटघरे में खड़ा करके, क्योंकि विकास का काम तो करना है नहीं,
परंतु किसी न किसी रूप में भड़काव पैदा करें, लोगों में द्वेष भाव पैदा करें, लोगों में भाईचारा की ताकत को खत्म करने का काम करें। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी को बांटने का काम कर दिया। ये जनता पार्टी के काले कारनामे सामने आ रहे हैं। आज आप और हम देख रहे हैं कि देश की आजादी के बाद में, देश का संघर्ष के बाद में, देश की सफलता के बाद में, देश की स्वतंत्रता के बाद में देश को सही संचालन करने के लिए संविधान की सभा ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान का निर्माता के रूप में संविधान का गठन करने का काम किया, परंतु तार-तार हो रहा संविधान। कई हक अधिकारों के साथ में कुठाराघात हो रहे हैं। तो सीआईडी भी आगे करके क्या संदेश देना चाहते हैं कि कोई आदमी सरकार के खिलाफ नहीं बोले, कोई व्यक्ति सरकार की कमी खामी निकालने का काम नहीं करे, हम कहें ऐसा करें। मैं आपसे अनुरोध इसलिए करना चाहता हूं, सरकार संविधान के आधार पर चले, नहीं वो चाहते हैं कि सरकार कहे जैसा संविधान करे, ये नामुमकिन है। और उसको आप और हम इस जो है बेईमानी नीति के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, करेंगे। सड़कों पर उतरना पड़ेगा, उतरेंगे। खिलाफत करनी पड़ेगी, करेंगे। संघर्ष झेलना पड़े तो सब मिलकर के चलेंगे। परंतु बेईमानों का ईंट का जवाब पत्थर से देने में हमारा हर नागरिक कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं अपने आप में मानता हूं और उसका परिणाम है शानदार जानदार ढंग से यहाँ पर हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दादा पर एकजुट होकर के यहाँ पर इस कार्यक्रम को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। ये साथियों एकता का परिणाम का मामला है। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, यही मोदी जब संविधान की बात को लेकर के बात कर रहा है, आप जानते हैं उनका सीधा सा है कि संविधान कमजोर करने वाली ताकतें जब पैदा करने की बात आती। गब्बर साहब आप एक बात कुछ कह रहे थे जिससे लगा मेरे को, क्या कितनी बात गिना दे इन्होंने हर स्थिति में संविधान के साथ में कहीं कहीं छेड़छाड़ करने का काम किया। कहीं पर प्राइवेटाइजेशन को लेकर के बात करें, आरक्षण को खत्म करने की बात को लेकर के बात करें, या फिर आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के विकास के कार्यों की बात करें, जहां पर मनरेगा के मामले की बात अभी आपने बताई। ये देन कांग्रेस पार्टी के देन है, जिनके कारण आज पूरे देश और दुनिया में अनूठी मनरेगा योजना प्रारंभ होकर के कांग्रेस पार्टी ने शुरू की। राइट टू एजुकेशन के रूप में कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, राइट टू इंफॉर्मेशन के रूप में कांग्रेस पार्टी ने जो शुरू किया, और राइट टू हेल्थ के रूप में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। हम एक एक बात गिनाएंगे तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा कि आप पूरे दिन से हमारे सभी साथी दूर दराज से यहाँ पर आए हैं। मैं यहाँ पर एक एक बात जिक्र नहीं करना चाहता। माननीय गब्बर साहब आप कह रहे थे कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के बात करें, तो निश्चित रूप से आज जहां पर जो देश की आजादी के बाद में जो आज दिन तक का काम हुआ है सब कांग्रेस पार्टी ने किया। परंतु हम 2014 के बाद में क्यों संविधान को लेकर के बात कर रहे हैं? जनता पार्टी के लोग ये समझ रहे हैं कि 2014 के बाद में ही देश आजाद हुआ, उसके बाद में तो देश पहले परतंत्र समझ रहे थे। ये बेईमानी नीति से काम करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना करके काम कर रहे हैं। परंतु मोदी जी आपके आने के बाद में देश किस कगार पर खड़ा हुआ? ये कह रहा है कि हम तो जोड़े लेकर के चलते रहेंगे, परंतु देश एरिया का क्या होगा, भाइयों का क्या होगा, देश का क्या होगा, इसका अंदाज लगा सकते हैं। परंतु मैं यहाँ पर एक एक बात यहाँ पर ज्यादा नहीं करना चाहता। मैं अनुरोध करूंगा, जनता मौलिक अधिकार के लेकर के बात कर रहे हैं।
जहां मौलिक अधिकारों की बात आती है, अधिकारों के हनन की बात आती है, बोलने अधिकार के रूप में हो, तमाम स्थिति के रूप में हो, आज ये झंडा लेकर के चलने, पहले झंडा याद आता था आरएसएस वालों के यहाँ पर उसके दफ्तर पे कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराते थे, भगवा झंडा लहराने का काम करते थे। आप और नहीं जानते, हमारे पुराने बुजुर्ग बेटे जिनसे बात करेंगे मालूम हो जाएगा। आज आपको झंडे याद आ रहे हैं, और वो भी अवैधानिक तौर से काम करने के लिए झंडा हाथ में उठा करके चल रहे। तिरंगा झंडा किसी एक पार्टी को उठा करके चलने का अधिकार नहीं है। ये तिरंगा झंडा प्रत्येक नागरिक के लिए, देश के तमाम व्यक्तियों के लिए झंडा उठा करके चलने का अधिकार है। एक कोई पार्टी का तिरंगा झंडा विश्वास करके तिरंगा झंडे की रैलियां निकाल दे, तुमने ठेका ले रखा है क्या तिरंगा झंडा उठा करके चलने का? तिरंगा झंडा आप और हमारा सबका समानता का अधिकार के रूप में तिरंगा झंडा आप और हमारा सबका झंडा, जिनके लिए आप और उनको सबको काम करने की आवश्यकता है। युद्ध चालू कर दिया, भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू कर दिया, तमाम पार्टियों ने सहयोग देने का काम किया। कौन कौन सहयोग में नहीं थे? सभी थे। हमारे जमाज सिपाहियों ने, हमारे जमाज नौजवानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी देश की आजादी के साथ में लड़ाई लड़ने की। आज सेना का हौसला अफजाई नहीं किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। जनता पार्टी के लोग ही कह रहे हैं ये कर्नल सोफिया कुरैशी जिनके लिए क्या टिप्पणी कर दी, क्या इन्होंने ये बात करी कि नतमस्तक है सेना? सेना अपने आप में नतमस्तक किसी के सामने नहीं है और नहीं रहेगी। उन्होंने जिस वीरता के साथ में काम किया, आप और उन्हें देखने का काम किया कि वाकई में सेना के मत मुद्दे पर दूसरे देश ताकत के रूप में हमारे साथ खड़े नहीं थे। ये कह रहे थे कि 109 देशों में मोदी ने घूम घूम करके देश का जो पैसा था वो किस तरह से खर्च किया, बर्बाद किया। 109 देशों में जब तक घूम के आए, आपके साथ में कौन खड़े थे 109 देशों में से? बताओ कौन कौन साथ में? किस तरह से काम करने में? यहाँ पर जिक्र ज्यादा नहीं करना चाहता स्थितियां परिस्थितियां, इन स्थितियों परिस्थितियों में मैं नहीं जाना चाहता, परंतु मैं इतना जरूर कहता हूं कि भाई जब देश में युद्ध हुआ तो फैसला कौन कर रहा? तीसरा आदमी। अब अंदाज करो, जब ट्रंप वहां पर पीठ पर कह रहा है कि सीज फायर हुआ, अरे भाई तब आप कह रहे हैं कि हमने स्थगित किया, युद्ध को स्थगित कर दिया। लड़ाई होती है तो हार जीत का फैसला होता है और निर्णय होता है, निर्णायक होता है, और निर्णय होता है वो स्पष्ट निर्णय होता है। ये स्थगित के क्या इसका आप और अंदाज लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा जिक्र नहीं करती हूँ, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा इस तरह के काले कारनामे आज मोदी जी के पास में है। देश हमारा जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहा, आज एटॉमिक एनर्जी के रूप में जब इंदिरा जी थी, और आप जान रहे हैं कि राजीव गांधी ने आज किस तरह से देश की एकता और अखंडता को, देश के स्वाभिमान को, देश की एनर्जी को, देश की एटॉमिक एनर्जी की ताकत को पूरे विश्व में विख्यात करने का काम जिस रूप में आज जो एटॉमिक एनर्जी बढ़ी है, आज जो जिस तरह से प्रक्षेपण हुए, जब देश के सेनाएं तब बोफोर्स का बहुत बड़ा एजेंडा खड़ा किया था, और बोफोर्स की जब तोपें छूटी तब राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगे थे। तो हम एक एक बात करें तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं थोड़ी सी बात जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने कही, जाति जनगणना को लेकर के, यही मोदी कहा करता था मैं देश का ओबीसी का प्रधानमंत्री हूं,
अरे भाई, तुम ओबीसी के प्रधानमंत्री हो, तो राहुल गांधी ने कहा जातीय जनगणना करानी है। जातीय जनगणना से स्पष्ट हो जाएगा इस कौन कौन देश में कितनी जाति धर्म के कितने साथी रह रहे, उनको समानता का अधिकार कैसे मिलेगा, विकास की परिकल्पना को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। जब तुम ओबीसी की बात करते हो और जाति जनगणना की बात आती है तो हवा निकल जाती है। आप अंदाज कर लो तुम किस तरह से ओबीसी की बात कर रहे हो। ये स्थितियां हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि आपने देखा होगा कि जब देश में 1955 में, जब 1955 में काला काकेकर कानून जब लागू हुआ, उस समय में हमारे देश में जातियों का स्थिति क्या थी, आकलन करें। और उनके बाद में जब 1980 में मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन के बाद में हमारी स्थिति क्या। आज के बेहतरीन मेहमान और यहाँ के प्रभारी पूर्व मंत्री सम्मानीय डॉक्टर मांगीलाल जी गरासिया साहब, जिले के जिला अध्यक्ष पंड्या जी, वरिष्ठ नेता हमारे सबके गफ्फार भाई कृष्णपाल सिंह जी, बाबू गोपाल सिंह जी, देवीलाल जी, सभी ब्लॉक अध्यक्ष जी, उप जिला प्रमुख जी, तीनों ही पूर्व प्रधान मैंने, हमारे उप प्रधान छोटी सरपंच, संचालक वकील साहब, इमरान जी, सभी पधारे हुए कार्यकर्ता साथियों, मंडल अध्यक्ष जी, और उधर हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया के साथी सभी, आप सबको यहाँ इस कार्यक्रम में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी के 75 साल इस संविधान में हुए हैं, और जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल सबने मिलकर के इस देश का संविधान बना। और जब देश आजाद हुआ तो इस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, और वहां से लगाकर आज दिन तक देखें, इस संविधान के अंदर इस संविधान का उपयोग करते हुए हमारे देश के सभी नेताओं ने इस देश को एक विकासशील देश की गिनती में लाने का काम किया। आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इस देश की अखंडता और इस संविधान को बचाने के लिए और यहाँ की देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए पूरा काम किया, और इस देश में जो सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही थी उसको रोकने का काम किया, और देश की अखंडता के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी, पर इस देश को हाथ नहीं आने। इसी तरह स्वर्गीय राजीव गांधी जी 19वीं सदी में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, पर आज हर आदमी, हर व्यक्ति बैठा बैठा बात भी कर रहा है, मेरी बात रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। ये 19वीं सदी में 21वीं सदी का काम करने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी जी इस देश के लिए, इस देश को एकता में रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और देश को आंच नहीं आने दी। ठीक उसी परिवार से लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि गांधी परिवार राज के लिए करते हैं, उनको देश में शासन करना है। और हमारी यूपीए की चेयरमैन और हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री की भी कुर्सी छोड़ करके इस देश की गरीब जनता के लिए काम किया है। उस परिवार के, उस कांग्रेस के सदस्य हम हैं, और आज फिर देश के पर सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही है। देश में भाई भाई को लड़ाने का काम हो रहा है। देश में युवाओं को बेरोजगारी पे, कंगाल पे ले जाने का काम कर रही है, और देश में
ये सांप्रदायिक ताकतें इस देश को कमजोर करने की कोशिश में है। उस देश को वापस मजबूत करने के लिए, इस देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की संवैधानिक ताकत को मजबूत करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर चले और आज उनका एक संदेश है कि मैं संविधान को बचाने के लिए मेरे जान की भी परवाह नहीं करूंगा। उस परिवार, उस कांग्रेस पार्टी के सदस्य हम सब मिलकर के ये आह्वान करें कि संविधान बचाने में हमारी क्या भूमिका रहेगी, हम क्यों नहीं आगे बढ़े। हमारी ये भूमिका रहे कि संविधान बचा रहे और सांप्रदायिक ताकतें कमजोर कैसे करें। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का शासन इन गरीब जनता के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं, इन युवाओं को बेरोजगारी करने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लड़ने की ताकत रखते हैं। हम आगे आके लड़े, यही आह्वान संविधान बचाने रैली में है। मैं आपसे कहना चाहूं कि जब देश के प्रधानमंत्री जी हमारे युवाओं के साथ में, उनके रोजगार के साथ में खिलवाड़ कर रही है, जितने भी हमारी सरकारी संस्थाएं थी, जितने भी सरकारी विभाग थे, उन सरकारी विभागों को प्राइवेट कंपनियों को देकर के युवाओं के साथ में भेदभाव कर रही है, युवाओं के रोजगार को छीन रही है। इसलिए युवा आज बेरोजगारी की दर में बढ़े। मीडिया के साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि यहाँ युवाओं के साथ साथ देश की आम जनता और आप खुद पूरा लिखो नहीं लिखो, आपके मालिक क्या कहें क्या नहीं कहें, आप अपने नौकरी बचानी है तो मत लिखो, लिखो पर हमारे बोलने का अधिकार है, हम बोलेंगे। आज हर गांव का आदमी, शहर का सबसे ज्यादा, शहर का वो गरीब आदमी जो महंगाई से तरस रहा है, जिसको रोटी सब्जी और दूध, जिसको आटे पर टैक्स देना पड़ रहा है और शरीर पे कफन तक का टैक्स बढ़ा है, किताब पर भी टैक्स बढ़ा है, जिस गरीब आदमी के बच्चे को दूध मिलता है उस दूध पे टैक्स मिल रहा है, वो चीज मैं आपसे कहना चाहूं कि वो भी आपको लिखने की आवश्यकता है, ताकि सबसे ज्यादा शहर में जो गरीब परिवार रहते हैं, शहर में जो कमजोर परिवार रहते हैं, उन परिवार के लिए इस मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम से, जाति के नाम से वोट मांगती है, पर महंगाई से कोई धर्म का आदमी हो या महंगाई से कोई किसी जाति का आदमी हो, उसके लिए महंगाई पक्षपात नहीं। महंगाई तो सबके लिए है, कोई किसी जाति धर्म का हो, किसी आदमी, कोई आदमी हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, महंगाई में सब लोग परिवार, सभी परिवार दुखी होते जा रहे हैं। मेरे थे जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो पेट्रोल के दामों की बात कर रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे कि देश की ताकतें प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। मैं पूछना चाहता हूं कि आतंकवादी कहां से आ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं देश की महंगाई कैसे बढ़ रही है। तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि वही प्रश्न तो आपने मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सामने क्वेश्चन रखे थे, वो आज बांसवाड़ा का युवा, राजस्थान का युवा पूछना चाहता है कि देश में आतंकवाद कहां से आ रहा है। सारी ताकतें आपके हाथ में, महंगाई क्यों नहीं घट रही है, सारी ताकतें आपके हाथ में है। आप बताओ कि गरीब आदमी जिसके पेट में, जिसके परिवार को 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं हो रही है, गरीब आदमी जिसके लिए दूध नसीब नहीं हो रहा है, ये महंगाई जिस पर आपने बड़े बड़े टैक्स लगा करके उस गरीब आदमी के साथ में अत्याचार करने की कोशिश की है, उस पर दबाव देश की सरकार दे, राज्य की सरकार दे। ये हमारे संविधान के साथ साथ हम मांग करते हैं। यही बात नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, नरेगा की बात आई, नरेगा का प्रावधान बना हुआ है,
नरेगा में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कह रहे कि भाई जिसको आवेदन करना है तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आ जाए। अध्यक्ष जी, वकील जरूर हो, LLB की डिग्री कहां से लाए मुझे पता नहीं, पर नरेगा गरीब आदमी का रोजगार का अधिकार है। वो घर बैठे उस पंचायत समिति में, उस पंचायत में जाएगा, वो अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा, वो फार्म 6 प्रस्तुत करेगा। उसका अधिकार है कि सरकार उसको रोजगार दे, नहीं तो घर बैठे उसको भत्ता दे। ये तेरे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में नरेगा नहीं मिलती है, ये सरकार देती है। और सरकार में उस गरीब आदमी, आम जनता का, जो जिसके पास में जॉब कार्ड है, उसका अधिकार है रोजगार मांगना, रोजगार देना सरकार का दायित्व है। ये आप सुन लें, वकील हो तो उस कानून को पढ़ लें। ये मेरा सुझाव है भारतीय जनता पार्टी की जिला में। जहां तक जितने भी यहाँ सरपंच साथी और अन्य कार्यकर्ता साथी आए, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जाइए गांव गांव जा करके मोहन जी एक टीम बनाइए और हर गांव में जा करके उस सरपंच अगर किसी के दबाव में है, वो सरपंच आगे नहीं आता है, तो वहां हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता आम जनता के बीच में जाकर के उसके रोजगार के लिए फार्म भरे और पंचायत में जाकर के उस सचिव को कहे कि भाई हमें रोजगार चाहिए, हमारा रोजगार तू दे, केंद्र सरकार ने अधिकार दिया है तुझे रोजगार देना है, वो रसीद आवेदन दे और उस सचिव से रसीद प्राप्त करें। और वहां सचिव अगर नहीं देता है तो एक दिन दौड़ में जाकर के उस पूरी पंचायत समिति की लेबर इकट्ठी करो। ये कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता है, वहां जाकर के उस वीडियो से मांग करेंगे कि जनता की मांग है, जनता मांगेगी रोजगार, आपको दो, ये हमारी मांग है। और ये कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जैसा हमने कल छोटी सरवन में एक एक पंचायत को गाइडलाइन दी है कि आप आवेदन करें और पंचायत में सचिव को दे, और सचिव नहीं आता है तो वीडियो को दे, तो तमाम यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि पूरे ब्लॉकों में, पूरे पंचायतों में जो सरपंच आए हैं, कालू सिंह जी, भाई रोहित जी, अभी आपके सामने भी ये संविधान वाली रैली है, उसमें तमाम सरपंच आने चाहिए। गढ़ी में भी तमाम सरपंच आए, नहीं आए तो हमारे कार्यकर्ता आकर के मोहन जी ये सारी विधि से हम नरेगा के लिए आवेदन करें और कहें सरकार से कि मांग करें कि हमारे को रोजगार। अभी 1,84,00,000 पत्रकार साथियों, 1,84,00,000 दिन 4 लाख जॉब कार्डों को देने थे, जिसमें 100 दिन पूरे 4 लाख जॉब कार्ड के हिसाब से होने थे। 4 लाख जॉब कार्ड, फिर सस्ती भाषा में समझा, उनके दिन कितने होते हैं? 1,84,00,000। तब जाके इस एक जॉब कार्ड वाले का 100 दिन पूरा होता है। अब क्या कर दिया? 1,84,00,000 में से मात्र 85 लाख योगपाल सिंह जी दिन दिए। और वो जिला परिषद में जब मैंने बात उठाई, सीओ से पूछा कि भाई एक जॉब कार्ड को कितने दिन मिलेंगे, उन्होंने बताया पहले तो घुमा फिराने की कोशिश की। तो मैंने बोला भाई मैं तो 8वीं पास हूँ, मेरे को मैथमेटिक्स आती नहीं है, बोलने जरूर आती, तो तुम तो ये बताओ कि एक जॉब कार्ड को कितने दिन मिलेंगे। ये धीरज जी और ये राणा जी के भाई 21 दिन। कितने दिन? 21 दिन। हमारी कांग्रेस की सरकार 100 दिन जिसके पूरे होते थे उसको एक 25 दिन 50 दिन और आगे देते थे, और अब 100 दिन से 21 दिन, यानी 80 दिन कम कर दिए। पंडित जी, ये गरीब के साथ में अन्याय हो, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि संविधान रैली में बचाओ, इस पूरे फॉर्मेट को ले जाकर के गफ्फार भाई हर पंचायत में हर कार्यकर्ताओं को मजबूती से आवेदन करने के लिए हम आह्वान करें, और उस कार्यकर्ता की पीठ के पीछे हम सबको खड़ा रहना है।
यही बात मैं आपके बीच में कहूं। जहां तक दूसरी बातें हैं, मैं कहना नहीं चाहता, संविधान बचाओ, उसमें पत्रकार साथियों से इतना ही जरूर कि धीरे धीरे संविधान में संशोधन हो जाएगा तो आप भी लिख नहीं पाओगे पूरा जितना लिखना था। सरकार की वाहवाही के अलावा और कोई कमी नहीं कर पाओगे, यह आप भी सुन लेना। क्योंकि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को बोलने का अधिकार है। पर पता नहीं, अभी कल गए, कल बाप वाले रैली निकालने वाले थे, प्रजातंत्र ने उनको परमिशन प्रशासन ने नहीं दी और डर के मारे रैली नहीं निकाल पाए। और भारतीय जनता पार्टी वाले हर लोग पे, हर विधानसभा में रैलियां निकाल रहे हैं। मकसद दोनों का अलग अलग हो सकता है, कारण एक ही है। एक कह रहा रिश्वत दी, एक कह रहा चोर है, एक दूसरा कह रहा चोर नहीं है। फर्क इतना है। पर वो अगर विधानसभाओं में, हर विधानसभा में रैली निकाल सकते हैं तो इनको भी यहाँ प्रशासन को परमिशन देनी चाहिए थी। ये लोग बाप का नहीं, लोकतंत्र की हत्या, ये संविधान के कमजोर करने की हत्या, ये कल का उदाहरण मैं बता। और ये कांग्रेस कमजोर नहीं है। हम भी यहाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे थे और मीटिंग करने की कोशिश की, मीटिंग की, तो यहाँ भी रोकने की कोशिश की कि आ गए साहब की ये परमिशन है, वो परमिशन, मैंने को कोई परमिशन नहीं। अगर तेरे को परमिशन चाहिए तो अर्जुन बामनिया के लिए गाड़ी ला और बिठा और ले जा, हम जेल जाने के लिए तैयार है। तब जाके ये थोड़े बहुत झुके। ठीक है, प्रोसेस है, प्रोसेस करेंगे। हमने ये हमारे दोनों जिला अध्यक्ष ने पहले ही जिला कलेक्टर को क्या दे दिया था आवेदन। अब वो आवेदन एसडीओ के मुझे नहीं मिला, सीआई के मुझे नहीं मिला, तो हमको अलग अलग देना पड़ेगा। तो ये सारी ताकत इसलिए बता रहा हूं कि इनको किसी न किसी बहाने, ये इतने हमारे कार्यकर्ता साथी आए, वो नहीं आए, कमजोर इनको कैसे करें, ये होल कैसे कम भरे, ये सारी कोशिश ये करेंगे। पर बाप जी, योगपाल सिंह जी, नरवाली देवीलाल जी से लगा करके कसारवाड़ी, ये कालू सिंह जी के उधर तक कांग्रेस एक है। और आपने देखा होगा, जितने वरिष्ठ नेता, उनसे भी कहना चाहूं कि अभी अभी हमने कांग्रेस के कुछ साथी अभी बाप जी फरमा रहे थे उनको वापस नहीं आने देना, तो वो तो ताक रहे हैं। पर पंड्या जी पहले बोल रहे थे कि करवटें बदल रहे हैं, सारी रात अब नींद नहीं आ रही, क्या करें, तो वो ताक रहे हैं। पर जिस दिन से कुछ लोग लालच में कहो या दबाव में कहो, इस कांग्रेस को मां कहने वाले छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के उस वॉशिंग मशीन में चले गए। उसके बाद में हमारा ये होल, आपने भी देखा होगा कि 5-7 बार 10 बार मीटिंग हुई। आगे तक मेरे को तो लग रहा है पंड्या जी कि ये दोनों आगे वाली दीवारें तोड़ के थोड़ा सा और अपन कितना लंबा कर सके उतना करने की आवश्यकता है। आज के इस कार्यक्रम के अंदर जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर क्या हुआ? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आ गया तो करके संविधान बचाओ अभियान का आगाज जो उन्होंने किया, आज जिले में आप सभी ने इस तपती हुई गर्मी के साथ और इस शादी ब्याह और अन्य कई तरह के कार्यक्रमों के बावजूद भी जो कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए, निश्चित रूप से आज हम संविधान की बात करें उसके पहले हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त प्रभारी पूर्व मंत्री
सम्माननीय मंगेला जी गिरासिया का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम जहां पर हम संविधान के लिए अभी पूर्ववक्ताओं ने भी अपनी अपनी बात कही है, हम सब लोग, चाहे हमारे पूर्व मंत्री सम्माननीय अर्जुन जी बामनिया साहब हो, हमारे जिले के पदाधिकारी भाई गफ्फार जी, भाई कृष्णपाल जी, भाई केशव जी, भाई विकास जी, यहाँ पर हमारे बहनें बैठी हुई हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित कांग्रेस से जुड़े हुए, कांग्रेस की निष्ठा रखने वाले, ब्लॉकों से भी आए हुए पदाधिकारी भी और कार्यकर्ता साथियों, बंधुओं, ये कार्यक्रम और ये समय जिस परिस्थितियों से ये देश गुजर रहा है उसका बहुत ही बारीकी से देखने वाले और आने वाले समय के अंदर इस देश को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहां लेकर के जा रहा है उसको बहुत बारीकी के साथ हमारा प्रदेश का नेतृत्व कहें, हमारा देश का नेतृत्व कहें, कांग्रेस पार्टी और हमारे सबके नेता राहुल गांधी, जिन्होंने ये जो पंक्तियां लिखी हुई है कि मैं अपना पूरा जीवन इस संविधान की रक्षा के लिए समर्पित कर दूंगा, ये आह्वान अगर हमारा नेता करता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस आवाज के अंदर हमारा समर्थन, जोश और हमारे उस भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अगर हम बाहर निकल कर नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से हम सभी आने वाले समय के अंदर जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके साथ जो होगा उसके कहीं न कहीं जिम्मेदार हम भी होंगे। और इसलिए संविधान की अगर जब बात करते हैं राहुल गांधी और इसका संसद में खड़े होकर के वो जिस ढंग से उसकी विवेचना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है उसके बारे में जब बोलते हैं तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा नौजवान, उस पीढ़ी का नौजवान जिसने इस देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और जिस घर के अंदर शहादत की कहानी लिखी जाती है कि कैसे इस देश के ऊपर जान कुर्बान कर देने के बावजूद भी लोगों के लिए लड़ना, गरीबों के लिए लड़ना, अभाव से ग्रस्त आदमी के लिए लड़ना, ये अगर इस परिवार का भी कहें तब भी और कांग्रेस के नेताओं का कहें तब भी, आज खड़गे साहब निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, मगर जब वो शुरू से लगा करके अपने जीवन की बात करते हैं तब ऐसा लगता है कि जो हम यहाँ बैठने वाले लोग थे वही खड़गे साहब भी बैठते थे और खड़गे साहब अपनी उस यात्रा के अंदर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। जिस आदमी ने गरीबी से लगा करके और इस देश के अंदर होने वाले सारे परिवर्तनों का देखने वाला रहा, उस आदमी का आह्वान अगर है तो निश्चित रूप से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान पर हो रहे कराघात की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी को सबसे आगे खड़ा रहना पड़ेगा। जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी सिंदूर के नाम से भी अपनी राजनीति कर रही है, सेना के नाम पर अपनी राजनीति कर रही है, आज जहां पर देश ऐसे ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा हो गया है जहां आम आदमी के साथ जो व्यवहार हो रहा है, हम बड़ी बड़ी बातें तो हम अखबारों में पढ़ लेते हैं
टीवी के चैनलों के ऊपर हम देख लेते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वाले का मुंह बंद करने का जो तरीका उन लोगों का है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर अगर कांग्रेस अगर कोई उम्मीद कर रहा है देश के अंदर कि इस बात को कोई उठाएगा और कोई आगे बढ़ करके इस देश के संविधान की सुरक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये देश की उम्मीद है और इस देश की उम्मीद के साथ हमको खड़ा रहना पड़ेगा। हम चाहे किसी भी स्तर के ऊपर किसी भी जगह पर हम बैठे हुए हम कहां पर भी बैठे, मगर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश की संविधान की, और किस संविधान की बात कर रहा है राहुल गांधी, जिसके अंदर बदलाव करने के लिए बहुत बेचैन है भारतीय जनता पार्टी। अपने अपने पक्ष में अपने हक में कैसे उसका बदलाव किया जा सके, अपने शासन को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, उसके अंदर लगे हुए हैं। 400 पार का नारा भी इसीलिए लगाया था और उनके लोगों ने ये नारे भी लगा करके कह दिया था इस देश को कि 400 पार अगर होता है तो हम संविधान के अंदर बदलाव करेंगे। इतनी सारी बेबाकी के साथ जब बोला जा रहा है इस देश के अंदर, वो तो इस देश की जनता का धन्यवाद कि 250 के ऊपर उनको समेट करके रख दिया, वरना आने वाले समय के अंदर आपकी हमारी स्थिति किस तरह की होती आप कल्पना नहीं कर सकते। राहुल गांधी लड़ रहा है गरीबों के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए और उन लोगों के प्रति जो असुरक्षित है, जो कमजोर है। अगर आज उसकी लड़ाई के अंदर अगर हम भागीदार नहीं बने तो फिर कांग्रेस की और कौन सी लड़ाई बाकी है। और इसलिए मित्रों, हम संविधान की रक्षा के लिए उस संविधान का निश्चित रूप से मैं तो ये जरूर कहूंगा कि आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हम इस बात के अंदर स्वीकार करना पड़ेगा कि हम केवल अखबार पढ़ करके, केवल टीवी देख करके और इस देश के अंदर हो रहे उन चीजों का प्रतिकार करने की ताकत तभी हम पाएंगे जब संविधान की भी कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, कुछ धाराओं को हम जानेंगे। हम चाहे जितने भी नौजवान हैं, अभी 2-3 नौजवान यहाँ पर बोल गए, मुझे अच्छा लगा जोश के साथ। इनकी बात को मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सारी चीजें कविताओं में बंद होकर के नहीं रह जाए, वो जमीन पर उतरनी चाहिए, जमीन पर भी दिखनी चाहिए। मैं उन नौजवानों से आह्वान करता हूँ कि वो आए, क्योंकि इस लड़ाई को लड़ने के लिए जैसा भाई ने कहा कि हमें आगे खड़ा रहना पड़ेगा। अभी मनोहर जी ने जो बातें कही, आप कल्पना कर सकते हो 200 दिन नरेगा के अंदर अगर हमारा हक, हमारा अधिकार मारा जा रहा है और आने वाले समय में देखना अगर हम इस लड़ाई को नहीं लड़ पाए तो ये नरेगा कल बंद हो जाने वाला है। प्रधानमंत्री ने संसद में कह दिया था कि इस देश का स्मारक बनाऊंगा मैं, इसका नरेगा को इस देश का स्मारक बनाऊंगा, कांग्रेस का स्मारक बना। आप अगर उन लोगों के हक को जो आज मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा, अपना घर चला रहा है, उसके हक को मारने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमको वो लड़ाई जो हमारे 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 जमीन की लड़ाई है, उस लड़ाई को हमको लड़ना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि श्रवण से हमारे अर्जुन जी ने भी कल बैठक ली। एक बहुत बड़ा मैसेज बनना चाहिए इस जिले के अंदर कि हमारे जो हक हैं, जो हमारे नरेगा के अधिकार हैं, वो प्रदेश कांग्रेस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार निर्णय कर रही है। देश के अंदर नरेगा को लेकर के जो अधिकार, जो कानून बना है, उसका उल्लंघन हो रहा है। वरना आपका अधिकार है, अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है आप आवेदन करें, आप आवेदन करने के बाद भी अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो आप मुआवजे के हकदार हैं। ये कांग्रेस पार्टी लिखित रूप में एक अधिकार लेकर के हमको गई है, मगर इसके साथ भी छेड़छाड़ हो रही है। वो चाहते हैं कि गरीब गरीब ही रहे, ताकि जब हम गरीबी को दूर करने का भाषण दें तो हमको वोट मिल जाए। बात समझ में, कई बातें मैं निवेदन इसलिए करना चाहूंगा, समय का मर्यादा है, मगर जब संविधान के अंदर बात करते हैं तो यही सब वो बातें
जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको बहुत ही सोच विचार करके दी थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसको मैं एक बात कह सकता हूं और आपको लगेगा कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, मगर जब किसी ने भी हमारे इस मानवता की रचना को लेकर के, मानवता के अधिकारों को लेकर के, जिस भगवान ने भी इस बात को तय किया था, तब ये जरूर तय किया था कि हर आदमी एक समान है, एक समान, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। अगर ये ऊंच नीच की भी व्यवस्था लागू हमने की है तो हमने की है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और उस ऊंच नीच को मिटाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वो लाइनें डाल दी जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। आज चाहे दलित हो, चाहे ऊंच का, नीच का, किसी भी जाति का है, और वो गांधी जिसने आपको वोट देने का एक अधिकार दिया, वो चाहे गरीब आदमी है, उसके पास भी उतना ही मूल्यवान वोट है जितना भी एक अमीर आदमी, करोड़पति आदमी है, उसके पास भी उस वोट का उतना ही मूल्य, उतना ही अधिकार है। ये जो आपका पास है उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर वो आपके हाथ से अगर छीन जाने के लिए या छीन लेने के लिए कोई उतारू है तो उसका प्रतिकार हमको करना पड़ेगा। इसलिए आज की इस बैठक को यहाँ पर बुलाया गया है, आप सब आए, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ। बाहर भी बैठे हुए हमारे साथी हैं, मैं क्षमा मांगता हूँ कि हॉल के अंदर वो व्यवस्था नहीं हो पाई, और यहाँ जितने भी बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, नौजवान हैं, ये सब लोग आप आए हो, मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ मित्रों, मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई अगर आप भाषण सुनकर चले जाओगे तो लड़ाई पूरी नहीं होगी। ये लड़ाई नए जमाने की लड़ाई है, मीडिया और जो सोशल मीडिया है उसकी लड़ाई है। आज हम ये कह सकते हैं कि सेम मित्रता से लगा करके राजीव गांधी को अगर हम याद करते हैं तो निश्चित रूप से जिसके जनक थे कांग्रेस पार्टी, जिसने ये कंसेप्ट जिसको हम कह सकते हैं कि चाहे आज ये कंप्यूटर कहें, ये कहें, नई क्रांति जो आई है, उसके जन्मदाता कहें कभी या उसको इस देश के अंदर लाने वाले हमारे राजीव गांधी आज सबसे ज्यादा उपयोग वो कर रहे हैं। तो आप समझिए कि जो हमारा था अब आपके हाथ में था वो छीन रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये कांग्रेस की विरासत है। कांग्रेस ने वो काम किए जो इस देश के अंदर हर वर्ग के लिए किस तरह उसको सुखी बनाया जाए, ये काम आज धीरे धीरे डिलीट हो रहे हैं। आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपके हाथ से आपकी चीज निकल जाएगी। इसलिए जागरूक रहें, सोशल मीडिया का उपयोग करें। जो भी चीज आ रही है आपको लगता है कि ये सारे हमारे लोगों को जानना चाहिए, उसको आपको वायरल करना चाहिए, उसको आगे आपको भेजना चाहिए। मैं ये अभाव देख रहा हूँ और हम ये चाहते हैं कि इस अभाव को भी हम दूर करेंगे। हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से हमारा जो कार्यकर्ता है वो इतनी गति के साथ सोशल मीडिया से जुड़े और जुड़ करके हमारा जो संदेश है कांग्रेस का, हमको किसी का विरोध करें नहीं करें, गलत बोलेगा उसका विरोध करेंगे, मगर जो हम ठीक कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने बेहतर किया है, जो कांग्रेस ने इस देश के लिए जो कुछ भी दिया है, उसको भी अगर हम जनता तक हम पहुंचा नहीं पाते हैं तो ये कमजोरी हम कार्यकर्ताओं की है। इसलिए मित्रों, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर आपको हमको एक चुनौती, एक संघर्ष हमारे सामने है, उसको लड़ना पड़ेगा। पंचायती राज की हम बात करते हैं, हम जीतेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि पंचायती राज के भी जो हाल होने वाले हैं भविष्य के अंदर, क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे जिस ढंग से हमारे उन अधिकारों को कम करने की कोशिश की है, उसके अंदर आने वाले समय के अंदर ये पंचायती राज भी आएगा। राजीव गांधी ने दिया था, लुटाया था, ये कह सकते हैं। चाहे 18 साल के मतदाता को अधिकार देने की बात हो, चाहे पंचायती राज की स्थापना के उनके नाना ने नागौर के अंदर उसका शुरुआत की थी, और सारे अधिकार खेत गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के जो प्रयास कांग्रेस के राजीव गांधी के नेतृत्व में हुए, आज करोड़ों रुपया हमारे यहाँ पर आ रहा है। निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि विकास के उस धारा को कांग्रेस बरकरार रख सकती है। इसलिए आप सब सजग रहिए,
अपने अपने स्तर पर, और आपको लगे कि ये बात चाहे अर्जुन जी तक पहुंचानी हो, चाहे आपको जिला कांग्रेस कमेटी तक कोई बात पहुंचानी है, आप निश्चित रूप से पहुंचाइए। अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तो हमको भी मालूम नहीं पड़ेगा। मैंने मनोज जी से बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अर्जुन जी ने जो इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, हम सबको उसका साथ देना पड़ेगा। बांसवाड़ा से ही आवाज उठनी चाहिए कि नरेगा के अधिकारों के लिए बांसवाड़ा का आम आदमी लड़ रहा है, ये मैसेज जाना चाहिए। और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आइए, ये जिला कांग्रेस कमेटी आपका आप आइए, यहाँ बैठे, यहाँ की ठंडी अगर ये जो आपको लग रही है कि थोड़ी देर में यहाँ पर बैठ सकता हूँ, पानी पीजिए आकर के, और आपको लगे कि मैं कोई मैसेज देना चाहता हूँ तो आप मैसेज जरूर यहाँ पर छोड़ें। उसके ऊपर हम जो भी जैसे भी आपके अधिकारियों के लिए बात हम कर सकेंगे हम करेंगे। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ, और हमारे मेहमान सम्मानीय गरासिया जी का भी मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस अपने नए कलवर में एक नए चेहरे के साथ हम अपने क्षेत्र के अंदर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आदरणीय डॉक्टर मांगीलाल जी गरासिया साहब, आदरणीय पूर्व मंत्री बांसवाड़ा के एमएलए और बांसवाड़ा कांग्रेस समाज में आदरणीय बामणिया जी, सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी पटिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता कृष्णपाल सिंह जी, उप जिला प्रमुख जी, और सारे ही जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी गण, ब्लॉक अध्यक्ष गण, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, इंटक और बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों, संविधान बचाओ अभियान, संविधान बचाओ रैली की क्यों जरूरत पड़ी? जब देश का ताना बाना खत्म किया जा रहा हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, लोकतंत्र को खतरा, समाजवाद को खतरा, देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को खतरा हो, तो संविधान बचाने की और संविधान बचाओ रैली करने की बहुत जरूरत होती है। कांग्रेस वही कर रही है। संविधान कैसे खतरे में है कि जब राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा होती है और 24 घंटे में आप सस्पेंड कर देते हो लोकसभा से, और कंवरलाल मीणा को 24 दिन तक सस्पेंड नहीं करते हो, कोर्ट को आदेश करना पड़ता है और फिर आप सस्पेंड करते हो, उसकी विधायकी निलंबित करते हो, तब जरूरत पड़ती है संविधान बचाओ रैली करने की। जब आप संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन को दरकिनार करके, जिसमें प्रावधान है कि एक निश्चित समय अवधि में पंचायती राज के और नगर परिषद, नगर निगमों के आपको चुनाव करवाने ही है, जब वो आप नहीं करवाते हो और भंग कर देते हो, प्रशासक लगा देते हो, तब जरूरत पड़ती है संविधान बचाओ रैली करने की। जब मध्य प्रदेश का एक मंत्री कहता है सेना के लिए, सेना की बहन को, सेना को अपमानित करता है, तब लगता है कि संविधान बचाने की जरूरत है। जब वहां का मुख्यमंत्री ये कहता है कि सारी सेना मोदी के नतमस्तक है, तब जाकर के जरूरत पड़ती है संविधान बचाओ रैली करने की। और इसीलिए कांग्रेस कर रही है संविधान बचाओ रैली करने की। नरेगा एक एक्ट है, अधिनियम है, संवैधानिक वैधानिक व्यवस्था है। जब आप उसको खत्म करना चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, ये कानून बना हुआ है कि 100 दिन का हर एक व्यक्ति को जो मांगे रोजगार देना ही है, और 15 दिन में उसको उसका मेहनताना देना ही है। जब उस व्यवस्था को खत्म कर देते हो और आप
उसके दिन कम कर देते हो, उसकी मजदूरी समय पे नहीं देते हो, तब जाकर के संविधान खतरे में होता है और बचाने की जरूरत है और जरूरत पड़ती है, इसलिए आज बचाया जा रहा है। अब बहुत से लोग कहते हैं कहाँ संविधान को खतरा है, मैंने कितनी खतरे गिना दिए आपको, और भी बहुत है लेकिन समय नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि जब तक कांग्रेस है संविधान को आंच नहीं आने दी जाएगी। राहुल गांधी जी इसीलिए तो कहते हैं कि मैं अपने प्राण निछावर कर दूंगा लेकिन संविधान को आंच नहीं आने दूंगा। और आप इस गर्मी में इस अब बहुत से लोग बेचारे धूप में बैठे हैं और जब इन सब को देखते हैं, इस माहौल को देखते हैं, इस जज्बे को देखते हैं, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ही कोशिश कर ले, संविधान को आज कांग्रेस के लोग नहीं आने देंगे। 400 पार क्यों मांगा था? 400 पार हम नहीं कह रहे, उनके कई नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने कहा भाई सरकार तो 273 में बन जाती है, 400 पार की क्या जरूरत है? तो उनके नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा हमको संविधान बदलना है, इसलिए हम 400 पार चाहिए हमको। फिर आप क्यों नहीं कह रहे हो कि संविधान खतरे में नहीं है? बिल्कुल है, और संविधान को बचाने की आवश्यकता है, लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है, देश के ताना बाना जो विखंडित किया जा रहा है उसको बचाने की जरूरत है। हम सबको ये प्रण लेना पड़ेगा। जब महात्मा गांधी, नेहरू जी, आजादी के निर्णय थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इतने बड़े नेता जेलों में भी रहे, हम धूप में तो रह ही सकते हैं, हमको संविधान बचाने की आज शपथ लेने की जरूरत है। दूसरा मुद्दा है जनगणना की बात है, जातीय जनगणना की बात है। कौन कहता है कि सरकार नहीं झुकती, मोदी नहीं झुकता? राहुल गांधी जी ने झुकाया कि नहीं झुकाया? कांग्रेस पार्टी। मोदी और शाह बड़ी बातें कर रहे थे कि किसी हाल में जाति जनगणना नहीं करवाएंगे, ये सेंसस तो हो ही नहीं सकता, करवाएंगे ही नहीं। राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने इनको झुकाया और इनको मजबूर किया और आज जाति जनगणना करनी पड़ रही है मजबूरी में। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, अभी लोकपाल सिंह जी कह रहे थे कि ब्लॉकों में होना चाहिए, बिल्कुल विधानसभा वाइज उसका कैलेंडर बना दिया गया है। अगर अध्यक्ष जी कहे तो इजाजत दे तो मैं बता दूं, कह रहे थे ना 26 तारीख को बागेश्वर विधानसभा का इसी तरह की संविधान बचाओ रैली और साथ में जातीय जनगणना का उत्सव मनाएंगे। 26 तारीख को बागेश्वर विधानसभा का गागर कराएंगे, 29 तारीख को आपके घाटोल में, 1 तारीख को गढ़ी में है और 3 तारीख को कुशलगढ़ में। ये संविधान बचाओ रैली ही है वहां पे भी, और आप सबसे आह्वान है कि आप वहां पे पधारें और इस रैली को, संविधान बचाओ अभियान को सशक्त करें। साथ में घाटोल और गागरतराई में उपचुनाव भी है पंचायती राज के, उसमें भी आप अपना जो भी जहां से भी जैसा भी योगदान दे सकें, वोट दिला सकें, उसके लिए भी जिला कांग्रेस कमेटी आपसे निवेदन करती है आप सब इतनी बड़ी तादाद में पधारें। लगता है संविधान कितना भी कोई कोशिश कर ले, कांग्रेस के होते हुए आज नहीं आ सकती। जय हिंद, धन्यवाद। के श्री चरणों को नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के हमारे मेहमान परम सम्मानीय मंगेलाल जी, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, यहाँ पर उपस्थित बांसवाड़ा विधायक और पूर्व मंत्री परम सम्मानीय अर्जुन जी, यहाँ पर उपस्थित परम सम्मानीय रमेश जी भंडिया साहब अध्यक्ष जी, गफ्फार सागर साहब अध्यक्ष जी, कृष्णपाल सिंह जी, केशव सिंह जी और केशव चंद्र जी साहब और लता मैडम, तमाम पदाधिकारी गण, ब्लॉक अध्यक्ष गण, कार्यकर्ता गण और युवा साथियों, मीडिया के साथियों, हम सब जानते हैं संविधान के साथ में किस प्रकार से छेड़छाड़ करी जा रही है। लेकिन जब देश की आजादी के बाद में
जब देश की अखंडता को लेकर, देश की एकता को लेकर, देश की प्रगति को लेकर संविधान को मजबूत किया गया और कांग्रेस सरकार ने उसी संविधान के माध्यम से इस देश को दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभारा। उसके बाद आज उसी कांग्रेस पार्टी पे जिम्मेदारी आ गई है कि संविधान हमको बचाना है, उसको लेकर हमारे नेता प्रयास कर रहे हैं। और इस भीषण गर्मी में इस समय भी आप सब लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि पिछले टाइम में